राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का करेंगी उद्घाटन। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है 2 दिवसीय सम्मेलन। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर होगी चर्चा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित कराने के लिए करेंगे पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक को बताया ऐतिहासिक। कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को करेगा और मजबूत। मौसम विभाग ने 3 दिन का गांगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की जताई संभावना। 22 सितंबर तक देश के पूर्वी हिस्से में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आर्मेनिया के काराबाख में अजरबैजान के हमलों में कम से कम 25 लोगों की मौत, 138 घायल। आर्मेनिया, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने की सैन्य कार्रवाई की निंदा। और खेल जगत में एशियाई खेलों के आधिकारिक आगाज से पहले जारी वॉलीबॉल मुकाबले में आज भारत का सामना कोरिया से। कल खेले गए शुरुआती मैच में भारत ने कंबोडिया को हराया। वहीं फुटबॉल के पहले मुकाबले में चीन के हाथों मिली शिकस्त। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 2 दिन का ये सम्मेलन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों तथा पेरिस नियमों के 30 साल पूरे होने के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित उप विषय पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व्यवसाय और मानवाधिकार पर एक सेमिनार का आयोजन करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय मानवाधिकारों और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता दें। और अब खबर संसद के विशेष सत्र की। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। आज लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र की मोदी सरकार कई विधेयक सदन पर पटल पर रखेगी। कुछ विधेयकों पर संसद में चर्चा होगी और सरकार विधेयकों के पक्ष में अपनी बात रखेगी। वहीं लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी। कल ये विधेयक निचले सदन में पेश किया गया था। इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया है। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश करेंगे। मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाएगा। सरकार की यह कोशिश रहेगी कि विधेयक को पारित किया जाए। यह विधेयक 3 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका है। एनडीए सरकार महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए लगातार प्रयास करती रही है। 1998 से 2004 के बीच बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने कई बार महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की कोशिश की। पहली बार 13 जुलाई 1998 को लोकसभा में कानून मंत्री एम थम्बिदुरई ने इस विधेयक को सदन के पटल पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। अटल सरकार में कानून मंत्री राम जेठमलानी ने 23 दिसंबर 1999 को इस बिल को पेश किया, लेकिन सपा, बसपा और आरजेडी ने इसका विरोध किया। इसके बाद 2000, 2002 और 2003 में भी विधेयक को पारित कराने की कोशिशें की गईं, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट के समर्थन के बावजूद यह पारित नहीं हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार की प्रत्येक योजना महिला नेतृत्व की दिशा में बहुत सार्थक कदम है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। उन्होंने सदस्यों से इस ऐतिहासिक दिन पर महिलाओं के लिए अवसरों के दरवाजे खोलने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन आज लोकसभा और राज्यसभा में सरकार कई विधेयक सदन के पटल पर रखेगी। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित कराने के लिए पेश करेंगे। मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। सरकार की यह कोशिश रहेगी कि विधेयक को पारित किया जाए। यह विधेयक 3 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रसन्नता जताई है और पीएम मोदी के प्रति आभार जताया है। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाओं के लिए लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का राज्यसभा में दिया गया बयान हास्यास्पद है। केंद्र सरकार ने अनेक मोर्चों पर महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से संसद भवन परिसर में विशेष बातचीत की। राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी हमारे साथ हैं। अन्नपूर्णा जी, कैसे देखती हैं, मैं एक बहुप्रतीक्षित विधेयक जो है ये 96 से चला आ रहा था कि अब महिला आरक्षण बिल आएगा, पास हो जाएगा, कैसे देखती हैं आपकी सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया? वाकई में ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक क्षण है। जो महिला बिल है, रिजर्वेशन बिल, बहुत वर्षों से लोगों की ये मांगे थी, लेकिन अभी तक की सरकारें आई गई, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और आज कई बार संसद के अंदर आई, कई चर्चाएं हुई, लेकिन आज फाइनली भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, देश की समस्त महिलाओं की ओर से उनको शुभकामना, उनको अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आज उन्होंने महिलाओं की भावना को देखते हुए, जो आधी आबादी जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, आज संसद के सत्र में आया है और जो चिर प्रतीक्षित मांग थी महिलाओं की, वो पूरा होगा। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, वो कह रहे थे कि सभी पार्टियां महिलाओं को लाते तो हैं, लेकिन कमजोर महिलाओं को लाते हैं, जो बोल नहीं पाती हैं। उससे कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? देखिए, हमें लगता है कि ये आज जो उनका बयान ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से आंकना, हमें लगता है शायद ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ऐसा होता है जिसके वजह से वो शायद ये बोल रहे हैं। आज के समय में आप देखें तो लोकसभा से लेकर पंचायत स्तर तक महिलाएं अपनी क्षमता से भी आगे बढ़ी हैं और आज हर एक स्तर पर महिलाएं आगे बढ़ रही है। आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है। आज जो बयान आया है नेता प्रतिपक्ष का, ये बयान हास्यास्पद है और ये तथ्य से परे है। चलिए, बहुत शुक्रिया। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जो कह रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान हास्यास्पद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को कई मोर्चे पर सशक्त करने का काम किया है और महिला आरक्षण विधेयक का वो जोरदार समर्थन कर रही हैं। कैमरामैन संदीप के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम का शुभारंभ किया। इस कार्य के हिस्से के रूप में केसीसी घर घर अभियान आगामी 1 अक्टूबर से शुरू होगा। केंद्र सरकार की इस पहल से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ने से कार्य में पारदर्शिता आएगी। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट।
केंद्र सरकार पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना चाहती है। इस कार्य के हिस्से के रूप में केसीसी घर घर अभियान 1 अक्टूबर से शुरू होगा। यह अभियान डिजिटल रूप से चलाया जाएगा। इस प्रयास में बैंक, पंचायत और जिला प्रशासन सहयोग करेंगे ताकि पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को अगले 3 महीने में किसान क्रेडिट कार्ड मिल सके। राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम यानी विंड्स मैनुअल का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान की सफलता के लिए बैंकों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तकनीकीकरण की ओर ध्यान देने पर जोर दिया। But I was more concerned about the regional rural banks, which are partly owned by the states, partly owned by sponsor banks, and their digitization, computerization. Therefore, if they didn't have it, extending phone bank facility, banking facility on the phone, not the phone banking of the UPA era. So for banks to produce internet banking facility, unless their computerization happens, it won't work out. इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की पहल की है। घर घर अभियान करने से एक बड़ा काम एक क्षेत्र में हो जाएगा और हर किसान जो इसकी पात्रता रखता है उसको अपनी पात्रता के अनुसार 3 लाख रुपए तक की ऋण स्वीकृति अल्पकालिक ऋण के रूप में होगी। किसान ऋण पोर्टल कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विभाग और नाबार्ड, आरबीआई सब लोगों के समन्वय से मिलकर ये विधा तैयार हो गई है। विंड्स मैनुअल का भी विमोचन संपन्न हुआ है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ करने का उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र में समग्र क्रांति लाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, डाटा उपयोग को अनुकूलित करना और देश भर में किसानों के जीवन को बेहतर बनाना है। भारत सरकार देश के किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में किसान ऋण पोर्टल के साथ साथ घर घर केसीसी अभियान और विंग्स मैनुअल का विमोचन किया गया। निश्चित तौर पर सरकार की इस पहल से एक और जहां किसानों के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया सरल और आसान होगी, वहीं दूसरी ओर उनकी आर्थिक तरक्की के विकल्प भी बढ़ेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए जेईई, सीयूईटी, एनईईटी के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। अकादमिक वर्ष 2024-25 के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी अगले साल 11 मार्च से 28 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि स्नातक कार्यक्रमों के लिए सीयूईटी परीक्षा अगले वर्ष 15 मई से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इसका आयोजन करेगी। परीक्षा के 3 सप्ताह के भीतर परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई की मुख्य परीक्षा साल 2024 में 2 सत्रों 24 जनवरी से 1 फरवरी और 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। स्नातक कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट अगले वर्ष 5 मई को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का पहला सत्र 10 जून से 21 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अज़रबैजान ने फिर से आर्मेनिया के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अज़रबैजान ने आर्मेनिया के नियंत्रित वाले काराबाख में हमले किए। इन हमलों में 25 लोग मारे गए हैं। आर्मेनिया के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को अज़रबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। अज़रबैजान के सैन्य हमले में मंगलवार को 25 लोग मारे गए, इसमें 2 नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा इन हमलों में 138 लोग घायल भी हुए हैं।
अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया। इसमें मुख्यतः आर्मेनिया के नियंत्रण वाला नारगोना काराबाख क्षेत्र भी शामिल है। अजरबैजान इस क्षेत्र पर कब्जा चाहता है, इसलिए उन्होंने यहां हमले तेज कर दिए हैं। इससे पहले काराबाख में बारूदी सुरंगों के विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इन मौतों को लेकर अजरबैजान ने आर्मेनिया पर आरोप लगाया था। बारूदी सुरंगों के विस्फोट में मारे गए सभी लोग अजरबैजान के नागरिक हैं। आर्मेनिया, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी इस सैन्य कार्रवाई की निंदा की है। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात मौसम की। देश के कई राज्यों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के फिर से सक्रिय होने के कारण बारिश संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। 22 सितंबर तक देश के पूर्वी हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा गुजरात, उत्तरी कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में तेज हवा चलने के साथ भारी वर्षा की होने की संभावना है। पीआईबी फैक्ट चेक ने उस खबर को भ्रामक बताया है जिसमें बीबीसी हिंदी की ग्राउंड रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसरो के लिए कई अहम काम करने वाली हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC के कर्मचारियों को 18 महीने के बकाया वेतन नहीं मिला है। खबर में बताया गया है कि वेतन नहीं मिलने की स्थिति में कई कर्मचारी चाय और इडली बेचने को मजबूर हैं। सरकार की नोडल एजेंसी पत्र सूचना कार्यालय की पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट करते हुए रिपोर्ट को भ्रामक बताया है। HEC को चंद्रयान 3 के लिए किसी भी घटक के निर्माण का काम नहीं सौंपा गया था। और अब खबरें खेल जगत से। एशियाई खेलों के आधिकारिक आगाज से पहले वॉलीबॉल मुकाबले में आज भारत और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। वहीं कल खेले गए वॉलीबॉल के पहले मैच में भारत ने कंबोडिया को 3-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत से की थी। इस मैच में भारत ने शुरू से ही दबदबा बनाए रखा। भारतीय टीम ने पूल सी के मैच में कंबोडिया को 25-14, 25-13, 25-19 से पराजित किया। एशियाई खेलों में ही भारतीय फुटबॉल टीम को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप ए में भारतीय टीम को चीन ने 5-1 से हरा दिया। इस मैच में भारत के लिए एकमात्र गोल राहुल ने केपी ने किया। गौरतलब है कि एशियाई खेलों की आधिकारिक शुरुआत 23 सितंबर से होगी। उससे पहले कुछ खेलों की स्पर्धाएं शुरू हो चुकी हैं। खिलाड़ियों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना चलाई जा रही है। ये योजना गरीब परिस्थितियों में रहने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों, कोचों और उनके परिवार के सदस्यों को स्थिति में सुधार, चिकित्सा उपचार, चोटों, खरीद जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 4 खिलाड़ियों सहायता राशि प्रदान की। खेल मंत्री ने विकास नरवाल, अनिल कुमार, संजना सुनील दोस और दिनेश राजशेखरन को सहायता राशि दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, इसकी स्थापना की गई थी खिलाड़ियों को जो अच्छा तो खेलते हैं लेकिन गरीब परिवार, जरूरतमंद परिवारों से आते हैं और अपने खेल को जारी रखना चाहते हैं। उनको मदद के रूप में सरकार इक्विपमेंट खरीदने के लिए या ट्रेनिंग के लिए कैसे मदद करे, उस दृष्टि से शुरू की गई थी। अब तक 270 खिलाड़ियों को लगभग 8 करोड़ 15 लाख रुपए से ज़्यादा की सहायता की जा चुकी है। आज भी अगर आप देखें तो हमारे जिन 4 खिलाड़ियों को मदद मिली है वो भी खेलों में बहुत अच्छा करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स की या ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस बार एशियाई खेलों में भारतीय दल अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को तैयारी के लिए हर संभव मदद की गई है, जिससे उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। शुरू होने वाली हैं अगले सप्ताह से। उस सब के लिए सबका यही प्रयास है कि भारत आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीत कर लाए, ऐसी हमारी उम्मीद है। लेकिन खिलाड़ियों के ऊपर कोई दबाव नहीं, वो प्रतिभाशाली हैं, इसलिए देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जैसा मोदी जी ने कहा खेलो भी और खिलो भी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहीं कमी किन्हीं सुविधाओं की नहीं रखी है और ना ही आगे रखेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के शुरू होने में बस कुछ दिन का ही समय बचा है। इससे पहले आज पुरुष विश्व कप के आधिकारिक एंथम को लॉन्च किया जाएगा। इस एंथम के बोल हैं दिल जश्न बोले, जिसे तैयार किया है प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम ने। इस एंथम में बॉलीवुड के स्टार रणवीर सिंह आएंगे नजर। विश्व कप का आगाज 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। 5 अक्टूबर से आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज होने वाला है। इस मेगा आईसीसी इवेंट का इंतजार पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से कर रही है। इस बार विश्व कप के आयोजन भारत में हो रहा है। ऐसे में तमाम शहरों में स्टेडियम को अच्छे से तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में क्या चल रही है तैयारियां, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने और बात की डीडीसीए के संयुक्त सचिव राजन मनचंदा के साथ। विश्व कप की मेज़बानी होनी है और उसके लिए तमाम शहरों में तैयारियां चल रही है। इस समय हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ हैं मनचंदा जी, जो बताने को तैयार हैं कि क्या कुछ होने वाला है स्पेशल दिल्ली में। किस तरह से देखते हैं दिल्ली की तैयारियों को, वर्ल्ड कप को लेकर कितना यहाँ पर एक्साइटमेंट है, कितनी तैयार है आपकी डीडीसी? मुकेश जी, हम पिछले 2 महीने से पूरे स्टेडियम में लगे हुए हैं। बीसीसीआई की हेल्प की वजह से हमने यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, नया किया है। 35,000 नई चेयर्स लगी हैं यहाँ पे। उसके अलावा 58 नए टॉयलेट्स बने हैं यहाँ पे। उसके अलावा पूरा एसी सिस्टम जो यहाँ पे बना हुआ है पूरा नया बना है। पूरे स्टेडियम का नया रंग रोगन किया जा रहा है। वहाँ पे चेयर्स के नीचे जितना भी वाटर प्रूफिंग सिस्टम है पूरा नई तरीके से किया गया है। ग्राउंड के अंदर पूरी नई मशीन्स मंगाई गई हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए, प्लस पूरे ग्राउंड को कवर करने के लिए हमारे पास पूरा कवर सिस्टम है जो नया परचेज़ किया। अगर बारिश होती है तो 5 मिनट के अंदर हमारा ग्राउंड स्टाफ पूरे ग्राउंड को कवर कर देगा। बिल्कुल। और जो दर्शक यहाँ आते हैं उनका बड़ा जज्बा रहता है यहाँ पर आने के लिए, उनके लिए क्या खास सुविधा है इस बार? आप कुछ नया यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं? देखिए, जिस जगह पे खड़ो के मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, आप यहाँ देख रहे हैं इस जगह पे पहले ये सुविधा नहीं दी जाती थी। अब नई हॉस्पिटलिटी यहाँ पे बनाई गई है और जो नया हमारा हॉस्पिटलिटी सिस्टम था उसको डबल लेयर किया गया हमने। तो 35,000 स्पेक्टेटर्स के लिए पूरे नए पानी की व्यवस्था है, पूरा फ्री वाटर यहाँ साफ है। और उसके अलावा आप लोगों के मीडिया के लिए हमने आपसे डरते हुए आपका पूरा नया मीडिया हॉल बनाया है। ये तो आपका बड़प्पन है कि मीडिया वालों का ध्यान रखा है। लेकिन टिकटों की बिक्री को लेकर के कैसे कर रहे हैं, क्या अनाउंसमेंट है टिकटों के लिए? क्योंकि फैंस जो है वो क्रिकेट के जो दीवाने हैं वो टिकटें अब चाह रहे हैं। देखिए, दिल्ली की टिकट्स आज से इंडिया अफगानिस्तान के मैच को छोड़ के बाकी मैचेस की ओपन हो गई है और टिकट्स अवेलेबल हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि लोग कईयों को लग रहा है कि कई मैचों में इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, बट काफ़ी अच्छे मैच यहाँ पे है। अगर आप साउथ अफ्रीका श्रीलंका का मैच देखेंगे तो एक आपको क्लास यहाँ देखने को मिलेगी। एशियन टीम है, स्पिनर ट्रैक है, उम्मीद रखते हैं सब लोग, मगर इस बार सबके लिए सब कुछ होगा। बैट्समैन के लिए भी, स्पिनर के लिए भी, स्पिनर्स के लिए। और हमारे ग्राउंड क्रिएटर ने काफ़ी मेहनत की है यहाँ पे और नए तरीके से लग के अच्छी विकेट आपको मिलने वाली है। हाई स्कोरिंग मैच मिलेंगे और स्पेक्टेटर के खाने पीने का बड़ा अच्छा इंतजाम किया गया। लास्ट क्वेश्चन, माही की कैप्टनसी में हमने 2011 में वर्ल्ड कप जीता, सचिन तेंदुलकर का ड्रीम वहाँ पर पूरा हुआ। इस बार इंतज़ार है 11 का इतिहास दोहराया जाएगा, क्या इंडिया इसका गवाह बनने के लिए तैयार है? देखिए, पिछले कई सालों का ट्रेंड आ रहा है, होस्ट कंट्री वर्ल्ड कप जीत रही है, तो मैं चाहूँगा वर्ल्ड कप के नेक्स्ट डे मैं आपको इंटरव्यू दूँ और तब मैं बोलूँ कि माही के अलावा अब रोहित वर्ल्ड कप जीत के लेके जा रहा है। तो हम माही का, रोहित का, सचिन जी का वेलकम करने के लिए तैयार है कि एक बार भगवान ने चाहा तो इंडिया वर्ल्ड कप जीते और हम तीनों लोगों को यहाँ बुलाएं और कपिल देव जी को साथ बुलाएं और एक अच्छी सेलिब्रेशन दिल्ली में उनके लिए हो। आपके प्रेसिडेंट की क्या राय है, किस तरह से उनका जो एक्साइटमेंट है? रोहन जी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं क्रिकेट में। देखिए, मैं उनको कई बार मना करता हूँ, हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस छोड़ के बीच में फ़ोन कर रहे होते हैं रोहन जी कि ये काम में कोई कमी तो नहीं रखी। हर ऑल्टरनेट डेज पे खुद आते हैं यहाँ, ग्राउंड्स को स्टाफ को बिना बताए 3 घंटे यहाँ बिताते हैं,
पूरे स्टेडियम की चेकिंग होती है, रेकी होती है, इसी बहाने हमारी अच्छी वॉक भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दिल्ली तैयार है, DDCA तैयार है, और राजन मनचंदा जी ने जो बताया टिकटें भी खुल चुकी हैं, तो आप टिकटें खरीद सकते हैं। इंडिया के अलावा जो और मैचेस हैं वो भी काफ़ी रोमांचक होने वाले हैं। कैमरा महेश के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।